गुड मॉर्निंग सबको एक बार फिर से। और आज जो हम टॉपिक करेंगे क्रैश कोर्स में वो है रोटेशनल मोशन। तो वैसे बड़ा टॉपिक है रोटेशनल मोशन, लेकिन फिर भी हम इसका थ्योरी पार्ट आज के लेक्चर में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, आ सकते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आप अब थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए लेक्चर के ऊपर। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या होता है, जैसे इनर्शिया मतलब क्या होता है, मास के लिए हम इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया एक्चुअली मतलब कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके कारण कोई चीज किसी चीज को रेजिस्ट करती है। तो मास के कारण बॉडी क्या करती है, अपनी स्टेट के चेंज को रेजिस्ट करती है, ऑपोज करती है। और वैसे ही जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की जिसके कारण वो क्या करती है, अपने रोटेशनल स्टेट के चेंज को रेजिस्ट करती है, ऑपोज करती है। इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। अगर एक सिंगल पार्टिकल m किसी एक्सिस से r दूरी पर है, r क्या है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखना r कोई भी दूरी नहीं है, r इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, then its moment of inertia is written as I is equal to mr square। लेकिन अगर पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो वो ऐड होती जाएगी और कैसा एडिशन करना है, स्केलर एडिशन करना है। तो अगर अलग अलग पार्टिकल है, m1 पार्ट मास है, इसकी दूरी है r1, m2 की r2, m3 की r3, तो इस तरह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन, यानी कि समेशन mi ri स्क्वायर ऐसे बोल सकते हैं। और अगर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट होता है तो वो जो समेशन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको और क्लियरली मैं लिख दूं तो उस केस में हो जाता है इंटीग्रल dm r स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जा सकता है। तो ऐसे हम किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम अभी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। हम कुछ रिजल्ट्स हैं उनको देखेंगे और वो आपको याद रखने हैं। वैसे याद होंगे कई लोगों को, लेकिन अगर नहीं है तो याद रखने हैं और वो हम आगे आपको बताएंगे कौन कौन से हमें याद रखने हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर डिस्क्रीट मासेस है, मतलब 4 पॉइंट मासेस हैं m, एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, स्क्वायर की साइड है a, तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा और किसके अबाउट, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। मतलब एक ऐसी एक्सिस की बात कर रहे हैं जो सेंटर से जा रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करनी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो क्या होगा, तो देखो हमको क्या देखना है, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है। तो हर एक पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स आएगी। तो अगर ये जो स्क्वायर है इसकी साइड a है तो जो डायगोनल है, डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी, √2a हो जाएगी। और सेंटर से जो डिस्टेंस होगी किसी भी पार्टिकल की वो √2a का भी आधा, यानी कि a/√2। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एक पार्टिकल का क्या आ जाएगा, पार्टिकल का मास, उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, एंड बाय सिमेट्री चारों पार्टिकल का बराबर बराबर आएगा तो इंटू 4 हम इसको कर दें तो ये आ जाएगा ma²/2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 2ma²। ठीक है, तो ऐसे डिस्क्रीट मासेस का अगर सिस्टम है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया जा सकता है। तो यही हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं। चलो, उसके बाद एक टर्म यूज होती है रेडियस ऑफ जायरेशन, कई लोग इसको गायरेशन भी बोलते हैं। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है कि अगर जैसे हम देखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम सारे मास को सेंटर ऑफ मास पे नहीं मान सकते। जैसे हमने देखा था सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट होता है जिसपे सारे मास को मान सकते हैं कुछ चीजों की कैलकुलेशन के लिए। मेनली किन चीजों की कैलकुलेशन के लिए, सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन के लिए मान सकते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स से एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मान सकते हैं, मोमेंटम ऑफ सिस्टम के लिए निकाल सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होता है, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी सारे मास को कहां मान सकते हैं, सेंटर ऑफ मास पे। बेसिकली जहां पर लीनियर टर्म्स आती हैं, डिस्टेंस की, स्पीड, वेलोसिटी की, वहां पर मान सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए नहीं मान सकते सारे मास को सेंटर ऑफ मास पे। ऐसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी सारे मास को सेंटर ऑफ मास पे नहीं मान सकते। अगर ऐसा मान ले तो फिर तो सेंटर से जाने वाली सभी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा। जैसे एक डिस्क है, इसके सेंटर से कोई भी एक्सिस जाएगी तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास
पे हम सारे मास को नहीं मान सकते फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक समझने वाली बात है। अब अगर सेंटर ऑफ मास पे नहीं मान सकते तो कहां माने? सारे मास को अगर मैं एक पॉइंट पे मानना चाहता हूं तो कहां माने कि हमें वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले जो एक्चुअली बॉडी का है? तो उसे डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ जायरेशन बोला जाता है। मतलब हम सारे मास को, बॉडी के, सिस्टम के सारे मास को एक सिंगल पॉइंट पे अगर मानना चाहें टू फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उस पॉइंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ जायरेशन। तो कोई भी रिजिड बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी है, अगर इसका रेडियस ऑफ जायरेशन k है तो इसके सारे मास को, मतलब इसका टोटल मास अगर m है तो इस सारे मास को हम एक्सिस से k डिस्टेंस पे मान लें। तो अगर एक पॉइंट मास की तरह मान लिया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? mk²। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसको हम mk² से इक्वेट कर देंगे तो हमें रेडियस ऑफ जायरेशन मिल जाएगा। जैसे एक सिंपल सा हम केस लेते हैं, जैसे हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी को देख लेते हैं। तो यही क्वेश्चन है। अगर इसमें कोई पूछता है रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, कि रेडियस ऑफ जायरेशन पूछ लेता है इस सिस्टम का, तो रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए हमें क्या करना है? कुछ अलग से नहीं करना, आई निकाल दिया, उस आई को mk² से इक्वेट कर देंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे m जो है टोटल मास ऑफ सिस्टम होता है। कई बार हम m एक पार्टिकल का मास ले लेते हैं, तो आई कितना आया था? 2ma²। m इज टोटल मास, टोटल मास कितना हो गया? 4m इंटू k²। तो ये 2m से 4m कटेगा, बचेगा 2, तो k इज इक्वल टू a/√2। तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगा इस सिस्टम का। ठीक है, तो ये हमें आइडिया होना चाहिए। कई बार रेडियस ऑफ जायरेशन पूछ लिया जाता है। तो क्या करना है? नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, या किसी ऑब्जेक्ट का याद है तो उसको यूज करना है, और उसको mk² से इक्वेट कर देंगे तो हमें रेडियस ऑफ जायरेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती हैं जिनकी हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए। क्या थ्योरम्स होती हैं? एक होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है ये एप्लीकेबल होती है सिर्फ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि प्लेन ऑब्जेक्ट्स या प्लेन लैमिना भी बोलते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल होती है। तो क्या कहती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? ठीक है, कहती है कि अगर कोई प्लेनर ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, और हम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ले रहे हैं, 2 एक्सिस प्लेन में है ऑब्जेक्ट के, एक्स एंड वाई एक्सिस आर इन द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जो IZ है, जो एक्सिस परपेंडिकुलर है प्लेन के, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IX प्लस IY के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना, किन्हीं भी दो का सम तीसरे के बराबर नहीं होगा। जो 2 एक्सिस प्लेन में है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम प्लेन के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, तो IZ इज इक्वल टू mx प्लस my। और इंपॉर्टेंट क्या है, ये किसके लिए लगती है? सिर्फ 2 डायमेंशनल बॉडीज या प्लेन लैमिना। लैमिना बोला जाता है थिन शीट को। तो इन ऑब्जेक्ट्स के लिए ही हम इसको लगा सकते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाएंगी? जैसे डिस्क आ जाएगी, रिंग आ जाएगी, प्लेट आ जाएगी, स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, या 2 डायमेंशन में है तो 1 डायमेंशन के लिए भी लगा सकते हैं, मतलब रॉड वगैरह के लिए भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से लगाई जा सकती है। फिर एक होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम सभी बॉडीज के लिए लगाई जा सकती है, चाहे वो 3 डायमेंशनल हो, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैक्सिमम 2 डायमेंशन के लिए, मतलब या तो 1D के लिए या 2D के लिए लगा सकते हैं, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम हर केस के लिए लगा सकते हैं, चाहे 1 डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल हो, चाहे 3 डायमेंशनल हो। इसमें क्या होता है? इसमें एक एक्सिस का सेंटर ऑफ मास से पास होना बहुत जरूरी होता है। तो एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जानी चाहिए, दूसरी उसके पैरेलल होनी चाहिए, इसलिए नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो जो पैरेलल वाली एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ICM, मतलब आई अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस md², where m is total mass of the system, d is shortest distance और perpendicular distance between the 2 axes। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी हमको पता होनी चाहिए। चलो अब हम देखते हैं ये कुछ बॉडीज हैं, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये बहुत सारे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, तो ये आपको जब इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ये बाद में आपको PDF मिलेगी, आप तब भी देख सकते हैं। तो इसमें बस हम इसको क्विकली रिव्यू करेंगे क्योंकि बहुत सारे इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, तो हम कुछ केसेस को बस देखते हैं और फिर आगे आप उसको खुद से एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सर्कुलर रिंग है, तो एक सर्कुलर रिंग है जैसे,
तो इसके सेंटर से जाने वाली जो एक्सिस है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²। क्यों? क्योंकि सेंटर से सारा मास बराबर डिस्टेंस पे। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि अगर किसी एक्सिस से सारा मास बराबर डिस्टेंस पे है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा उसका mr² हो जाएगा। और अगर इसका रेडियस ऑफ जायरेशन निकालेंगे तो इसको mk² से इक्वेट किया हमने, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा r। अब अगर डायमीटर वाली एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, देखो यहां मैं एक समझा देता हूं तरीका कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का क्या यूज है। तो जैसे ये एक रिंग है, तो हमने पहले इस एक्सिस के अबाउट बात की, जो क्रॉस वाली एक्सिस है, ये एक्सिस हम कैसी मान रहे हैं, जो रिंग के सेंटर से जा रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उसको मैंने क्रॉस से डिनोट कर दिया। तो ये I1 जो है ये किसके बराबर आ गया mr²। ये डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि सेंटर से सारा मास बराबर दूरी पर है, तो अगर सारा मास बराबर दूरी पर होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² आ जाता है। अब अगर दो एक्सिस ऐसी हैं जो डायमीटर के अलोंग है, ये एक्सिस नंबर 2, ये एक्सिस नंबर 3, अब यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। 2 और 3 कैसी हैं, परपेंडिकुलर, और 1 जो है वो भी उन दोनों से परपेंडिकुलर है लेकिन प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, I1 कैन बी रिटन एज I2 प्लस I3। ठीक है, कि अगर दो एक्सिस प्लेन में है ऑब्जेक्ट के और तीसरी एक्सिस उनसे परपेंडिकुलर, तीनों एक कॉमन पॉइंट से जानी चाहिए और तीसरी एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो जो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन दोनों के जो प्लेन में है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। अच्छा, आप एक और चीज यहां पे यूज कर सकते हैं कि सिमेट्री से हम बोल सकते हैं 2 और 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो जैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन 2 वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा वैसा ही 3 वाली के रिस्पेक्ट में होगा। तो थोड़ा सा सिमेट्री भी यूज हो जाती है यहां पर कि बाय सिमेट्री I2 इज इक्वल टू I3। सिमेट्री से I2 और I3 बराबर हो जाएंगे और इन दोनों का सम अगर I1 के बराबर है तो ये इंडिपेंडेंटली किसके बराबर हो जाएंगे, I1/2। अब I1 क्या है, mr², तो दिस विल बिकम mr²/2। इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। फिर इससे रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल सकते हैं वही mk² से इक्वेट करके। अब इसमें और केसेस ले सकते हैं कि अगर कोई एक्सिस टेंजेंट मतलब इसको टच करते हुए जा रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उसको सेंटर वाली एक्सिस से पैरेलल मानते हुए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। कोई ऐसी इसी के प्लेन में है लेकिन टच करते हुए जा रही है तो हमने जो डायमीटर वाली एक्सिस निकाली उससे पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल सकते हैं। इसमें भी मैं एक केस बता देता हूँ। तो जैसे ये डायमीटर वाला केस ही ले लेते हैं कि हमने अब ये वाला निकाल लिया, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, mr²/2। अब ये एक्सिस सेंटर से जा रही है, अब कोई एक्सिस इससे टेंजेंशियल है और इस एक्सिस के पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस r हो गई। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मैं कुछ I' बोल दूं, तो ये क्या हो जाएगा, mr²/2 प्लस mr², तो दिस इज 3/2 mr²। ठीक है, तो ये जस्ट इसका एप्लीकेशन कैसे है, कैसे यूज किया जाता है पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, ये हमें आइडिया होना चाहिए। अब हम क्विकली आगे की चीजें कवर करेंगे, बस उनके रिजल्ट्स अभी अपने को याद रखने हैं। ठीक है, और अपने को थोड़ा सा देखना है कि कैसे, अगर थोड़ा डेरिवेशन में जाना है कैसे आए, तो ये बेसिक चीजें हमें आइडिया होना चाहिए। इंटीग्रेशन वाला पार्ट अभी हम छोड़ सकते हैं, मतलब ज्यादातर जेई मेन या नीट की बात करें तो इतना ज्यादा काम नहीं आता इंटीग्रेशन इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमको समझ आना चाहिए कि कोई नया केस आ गया तो कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, वैसे ही अगर यूनिफॉर्म डिस्क है तो इसके सेंटर से जाने वाली एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट क्या होता है, हाफ mr², और इसको mk² से इक्वेट करके रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल सकते हैं। इसमें भी अब जो डायमीटर से जाने वाली एक्सिस है तो वही सिमेट्री और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से क्या हो जाएगा, इसका आधा आ जाएगा mr²/4। और फिर प्लेन में है और टेंजेंट है या प्लेन के परपेंडिकुलर है और टेंजेंट है तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो ये 5/4 mr², ये 3/2 mr²। अरे ये जो लास्ट के दो चीजें हैं इनको याद रखने की जरूरत नहीं, तो याद क्या रखना है, बाकी ज्यादा रखोगे तो अच्छी बात है, लेकिन ये याद रखें, ये याद रख सकते हैं लेकिन निकालना आना चाहिए। इसमें ये याद रखना है, ये याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी याद नहीं रखें, निकालना आना चाहिए। कोई याद रखता है तो गलत बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है हम इनको निकालना सीख जाएं, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स हम याद रखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है और हम गलतियां कर सकते हैं। ठीक है,
फिर इसके बाद हम बात करते हैं एक एन्युलर डिस्क। एन्युलर डिस्क क्या होती है, एक डिस्क में अगर एक गड्ढा है, मतलब कटा हुआ पोर्शन है जैसे सिमेट्रिकली सेंटर से, तो ऐसी डिस्क को एन्युलर डिस्क बोला जाता है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर आ जाता है। इसको याद रखा जा सकता है, नहीं भी रखेंगे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, ये अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है, इसको क्वेश्चन की तरह भी किया जा सकता है, तो याद रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार ये आ गया तो हम डायमीटर के अबाउट या किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। हाँ, एक थोड़ा सा ये जो इमेजेस हैं थोड़ी सी लो क्वालिटी हैं, तो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको, तो ठीक है, उसको मैनेज कीजिए। बाकी पीडीएफ मिलेगी तो कोशिश करूंगा कि उसमें थोड़ी सी क्वालिटी इसकी इंप्रूव हो जाए, ठीक है। फिर अगर एक सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर से जो जाने वाली एक्सिस है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr²। और सॉलिड स्फीयर में सेंटर से जाने वाली सभी एक्सिस सिमेट्रिक होंगी, चाहे वो ऐसी वर्टिकल हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे प्लेन के अंदर जा रही हो, तो सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। इससे हम रेडियस ऑफ डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ऐसी टेंजेंट वाली एक्सिस के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, वो हो जाएगा 7/5 mr²। तो इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रख सकते हैं, नहीं भी रखते तो इसको निकाला जा सकता है। एक मिनट, R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 कहां पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो? यहां पे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, m/2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है। और ये फिर यहां भी प्लस है, मतलब यहां भी प्लस है, तो जो भी ये टर्म पहले दो पार्ट में है वो प्लस वाली टर्म है, माइनस नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर बॉडीज और देखें तो हॉलो स्फीयर के लिए, तो हॉलो स्फीयर का भी याद रखना है अपने को कि हॉलो स्फीयर के सेंटर से जाने वाली सभी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, वो क्या होता है 2/3 mr²। और टेंजेंट वाली एक्सिस के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। इसको भी मैं एक बार समझा दूं, और तो किसी को अभी भी कुछ कंफ्यूजन रह गया, तो हॉलो स्फीयर, स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, उसके लिए सेंटर से जाने वाली सारी एक्सिस एक समान होंगी, मतलब उनके लिए मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। तो अगर ये हॉलो स्फीयर है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/5 mr²। और टेंजेंट वाली जो एक्सिस है, तो अब ये इससे पैरेलल हो गई, कितनी डिस्टेंस हो गई r, इसके अबाउट i को मैं i डैश बोल दूं कुछ, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो i डैश इज इक्वल टू 2/5 mr² प्लस mr², दैट इज 7/5 mr², ठीक है। ये फिगर में उसका नाम और डिटेल रखिए कि हॉलो स्फीयर है या थिन स्फेरिकल शेल है, इसका मास m है, रेडियस r है और थिकनेस नेग्लिजिबल है, ऐसी, ठीक है। फिर अगर हॉलो स्फीयर विद कैविटी है, मतलब एक हॉलो स्फीयर है उसके अंदर एक गड्ढा है, एक स्फेरिकल कैविटी है, तो स्फेरिकल कैविटी अगर होगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ जाता है सेंटर वाली एक्सिस के ऊपर 2/5 m। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, निकाला जा सकता है, ठीक है। तो बस ये कुछ रिजल्ट्स दिए हुए हैं, अगर बाई चांस आपको याद रखने हैं तो रखें, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। फिर हॉलो सिलेंडर का आपको पता होना चाहिए कि हॉलो सिलेंडर जो है उसके सेंटर से जाने वाली एक्सिस अगर है जो कि एक्सिस के अलोंग है, तो इसमें भी सारा मास बराबर डिस्टेंस पे आ जाएगा, या इसको हम बहुत सारी रिंग्स की तरह मान सकते हैं हॉलो सिलेंडर को। तो हर एक रिंग का क्या होगा m1r² प्लस m2r² प्लस m3r², तो ओवरऑल मास ऐड हो जाएगा तो वो आ जाएगा mr²। और ठीक है, तो ये याद रखना है हमको। फिर अगर एक हॉलो सिलेंडर का हम ऐसी एक्सिस के अबाउट लेते हैं जो सेंटर से जा रही है और इसके परपेंडिकुलर है, जो सिलेंडर की लेंथ है उसके परपेंडिकुलर है, तो इसमें दो इफेक्ट आते हैं। तो रॉड जैसा इफेक्ट आता है, तो रॉड का सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट होता है ml²/12। और एक रिंग वाला इफेक्ट आता है, रिंग वाला कौन सा आता है डायमीटर वाला, ऐसा वाला इफेक्ट रिंग का आ जाता है। तो रिंग का डायमीटर के लिए क्या होता है mr²/2, ठीक है। अब ये कैसे आए हैं इसमें हम नहीं जा सकते क्रैश कोर्स में, ठीक है ना, इनके सबके डेरिवेशन होते हैं इंटीग्रेशन से, तो वो आप चाहें तो अपने आप से किसी बुक से देख सकते हैं, ठीक है, तो या खुद से डिराइव करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें याद रखना है, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसमें ही देखें तो जो हॉलो सिलेंडर है
इसके एंड पॉइंट से जाने वाली एक्सिस जो सिलेंडर के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट क्या होता है mr²/2। ये तो रिंग का इफेक्ट आ गया डायमीटर वाला, और एक रॉड का इफेक्ट आ जाएगा लेंथ वाला ml²/3। ठीक है, फिर अगर एक सॉलिड सिलेंडर है उसकी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। उसके अगर ऐसे टेंजेंट हमने ले ली पैरेलल, तो पैरेलल एक्सिस में लग जाएगी, तो mr²/2 प्लस mr², 3/2 mr²। तो देखो इनके नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन अभी फास्ट तो बना नहीं पाओगे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर जो इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने बताए हैं उनको जरूर आप लिख लें एक जगह पर, जिससे हमको हेल्प करे। ठीक है, तो इसमें और मैं बता देता हूँ कि ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और आसानी से याद रख सकते हैं। इसमें एक्चुअली क्या है, एक रॉड का इफेक्ट आ रहा है और एक डिस्क का इफेक्ट आ रहा है, तो ये हमें याद रखना है। ये हम निकाल ही सकते हैं 3/2 mr²। फिर ऐसी सॉलिड सिलेंडर में भी अगर एक एक्सिस सेंटर से जा रही है प्लेन के परपेंडिकुलर, तो उसमें भी दो पार्ट आएंगे। एक तो रॉड का इफेक्ट आ जाएगा, रॉड का सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट क्या होता है ml²/12, और एक डायामीटर वाला इफेक्ट आ जाएगा डिस्क का। तो डिस्क, क्योंकि इसको बहुत सारी डिस्क का कॉम्बिनेशन जैसा मान सकते हैं, डिस्क का डायमीटर के अबाउट क्या होता है mr²/4। तो इस तरह से इनको भी याद रखा जा सकता है। फिर एक थिन रॉड है, तो थिन रॉड का सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट क्या होता है ml²/12, ये भी हमको याद रखना है। फिर एंड पॉइंट से जाने वाली एक्सिस के अबाउट क्या होता है ml²/3, ये निकाला भी जा सकता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, कि अगर हमें ये पता है ml²/12 तो हम उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन अलग से याद ही रखना है। रॉड का तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कॉमन होता है, तो रॉड का खासकर ध्यान रखना है कि सेंटर से जाने वाली एक्सिस जो रॉड से परपेंडिकुलर है उसके अबाउट ml²/12, एंड से जाने वाली एक्सिस जो रॉड के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट ml²/3। फिर एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, अगर तो रेक्टेंगुलर प्लेट में अगर उसके सेंटर से ऐसी एक्सिस जा रही है जो इस साइड को, बी वाली साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, तो इसको भी हम एक रॉड, मतलब बहुत सारी रॉड जैसा मान सकते हैं। इसको हम ऐसे डिफरेंट रॉड जैसा मान सकते हैं। हर एक रॉड की लेंथ कितनी हो गई b, तो अगर एक रॉड की लेंथ m1 मान ली, तो ये m1b²/12 आ जाएगा, प्लस m2b²/12 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आता जाएगा। तो m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या दे देगा, टोटल मास। तो ये रिलेशन रॉड जैसा ही आ जाता है। तो एक रेक्टेंगुलर प्लेट की जो ये एक्सिस है जो बी वाली साइड को बाइसेक्ट कर रही है उसके अबाउट रॉड जैसा ही आ जाएगा mb²/12। ऐसी ए वाली साइड को जो बाइसेक्ट कर रही है उसके लिए ऐसी लेंथ आ जाएगी रॉड की ए वाली, तो उसका ma²/12। और ये दोनों आ गए तो जो सेंटर से जाने वाली एक्सिस है प्लेन के परपेंडिकुलर, उसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा केस है, कई बार काम आ जाता है। मैं एक बार और बता दूं किसी को कुछ कंफ्यूजन ना रह जाए इसमें। तो ये ए है, ये बी है, तो अगर हम एक ऐसी एक्सिस ले रहे हैं तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हमने बी रॉड की बहुत सारी, मतलब बी लेंथ की बहुत सारी रॉड थी, उनको बाइसेक्ट कर दिया। तो रॉड का सेंटर के अबाउट क्या होता है ml²/12। तो I1 अगर मैं बोल दूं तो ये I1 किसके बराबर आ गया, I1 आ गया mb²/12। फिर अगर मैंने ऐसी एक्सिस ली, इसको I2 बोल दूं, ये क्या कर रही है, ए लेंथ की ऐसे बहुत सी रॉड मान सकते हैं, उनको बाइसेक्ट करके जा रही है। तो I2 कितना आ गया ma²/12। अब कई बार तो यही पूछा जाता है, कई बार ये जरूरत पड़ती है कि इस प्लेट के सेंटर से जाने वाली एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट अगर हम I की बात करें तो ये I क्या होगा, तो ये I होगा I1 प्लस I2, यानी कि m/12 into a² plus b²। दिस वे वी कैन डू दी कैलकुलेशन एंड सॉल्व इट। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इंपॉर्टेंट थे सारे हमारे यहाँ पर कवर हो गए हैं। तो इनको जो जो मैंने बताए हैं वो अपने को याद रखने हैं। तो ये अलग से मतलब याद रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो समझना है कि देखो कोशिश ये करनी है कि हम चीजें लिमिटेड याद रखें, बाकी उनसे कैसे चीजों को डिराइव किया जा सकता है जल्दी से वो हम सीखें। और थोड़ा सा प्रैक्टिस जब करें तो देखें कि कौन सी चीजें बार बार यूज हो रही हैं, उनको जरूर याद कर लें जिससे हमारा एग्जाम में टाइम सेव हो। तो सब कुछ याद करने की बजाय मेन चीजें याद रखें और उनसे देखें कि हम कैसे दूसरी डिराइव कर सकते हैं रिजल्ट। फिर प्रैक्टिस जब करें तो देखें कौन सी चीजें ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हो रही हैं, उनको हाईलाइट कर लें और उनको क्या करें अच्छे से याद रखें, जिससे हम एग्जाम में टाइम सेव कर सकें। चलो अब हम बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क क्या होता है, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स जो है वो क्या करता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का काम करता है।
ऐसे ही रोटेशनल मोशन में सिर्फ फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं होता, फोर्स के साथ साथ उसकी डिस्टेंस, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और उस क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, टॉर्क। तो टॉर्क रिप्रेजेंट्स द कैपेबिलिटी ऑफ अ फोर्स टू प्रोड्यूस चेंज इन रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो टॉर्क जो है रोटेशनल मोशन में चेंज लाने की कैपेबिलिटी को बोला जाता है। अब कैसे डिफाइन किया जाता है टॉर्क? तो मान लो कोई पॉइंट है Q, ठीक है, और एक पॉइंट है P। P पॉइंट पे लग रहा है फोर्स F, और Q से P का पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर। तो टॉर्क ऑफ फोर्स F वेक्टर अबाउट पॉइंट Q कैसे डिफाइन होता है, R क्रॉस F। टॉर्क को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, दिस इज डिफाइंड बाय क्रॉस प्रोडक्ट। तो F है फोर्स अप्लाइड, P है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, Q है point about which we want to calculate the torque, and R is position vector of point of application of force with respect to point about which we want to determine the torque, यानी कि position vector of P with respect to Q। तो यहां से टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, RF sin थीटा। अब इसको भी देखो ज्यादातर कैसे यूज किया जाता है, तो ये तो हमें याद रखना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिस वी हैव टू रिमेंबर इट। और जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट से कोई चीज डिफाइन करते हैं तो हमें ऑर्डर भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ठीक है, A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए हमको इसको F क्रॉस R नहीं लिख सकते, R क्रॉस F, इसी ऑर्डर में हमें याद रखना होता है। अब इसके वर्किंग जो रिजल्ट्स होते हैं वो ज्यादातर ये तभी यूज करना होता है जब हमें वेक्टर फॉर्म में दिया हो, आर वेक्टर एफ वेक्टर, तो ये काम आता है। प्रैक्टिकल सिचुएशंस में क्या यूज किया जाता है कि जो इसका मैग्नीट्यूड है टॉर्क का, वो आ रहा है आर एफ साइन थीटा। अब इसको मैं दो पार्ट्स में देखूं टॉर्क के मैग्नीट्यूड को, कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर साइन थीटा इंटू एफ। अब आर साइन थीटा क्या हो गया कि ये आर वेक्टर है, थीटा, अच्छा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, ये थीटा कौन सा एंगल है यहाँ पे, थीटा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है कि दोनों की टेल्स को मिला दें, उनको पैरेलली शिफ्ट करके टेल्स को मिला दें, फिर उनके बीच में जो छोटा एंगल बनता है वो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। तो पी एफ वेक्टर, तो यहां है आर वेक्टर को अगर हम एक्सटेंड करें तो आर वेक्टर ऐसे आएगा जब हम दोनों की टेल मिलाएंगे, एफ वेक्टर और पी वेक्टर की टेल मिलाएंगे हमने ये, तो ये आर वेक्टर ऐसे आएगा। तो ये एंगल होगा आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। अब ये आर है, ये एंगल थीटा, तो अगर मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालूंगा इस लाइन पे, जो फोर्स वाली लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, तो ये डिस्टेंस आर साइन थीटा आ जाएगी। तो आर साइन थीटा को मैं क्या बोल सकता हूं, आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट Q, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्स आर। तो ज्यादातर टॉर्क को कैसे यूज किया जाता है, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, या हम क्या कर सकते हैं, एफ का कंपोनेंट कर लें कि भाई एफ का परपेंडिकुलर में एक कंपोनेंट देखें, तो एफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। जिस लाइन से किसी वेक्टर का एंगल थीटा होता है उसके अलोंग कॉस थीटा कंपोनेंट आता है, उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। तो जो टॉर्क है उसको हमने आर साइन थीटा इंटू एफ की जगह ऐसे लिख दिया, आर इंटू एफ साइन थीटा। तो हम टॉर्क को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। तो ज्यादातर जो वर्किंग फॉर्मूले हैं टॉर्क के, जो ज्यादातर हम यूज करते हैं, वो ये वाले होते हैं प्रैक्टिकली, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ या आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट, उस पॉइंट से जिसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। एफ परपेंडिकुलर इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। ठीक है, अच्छा टॉर्क की एसआई यूनिट देखोगे तो न्यूटन मीटर आ जाएगी। इससे हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी देखें तो क्या आ जाएगा, mL2T-2। अच्छा देखो, ये सेम डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का भी होता है, एनर्जी का भी होता है, लेकिन वर्क और एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो कई बार क्या होता है, ये हमें हेल्प करता है ऐसे क्वेश्चन में भी जो यूनिट डायमेंशन से रिलेट करके पूछ लिए जाते हैं। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस then they must be either scalar or either vector। तो गलत हो जाएगा, हम उसका ये काउंटर एग्जांपल बता सकते हैं कि mL2T-2, ये सेम डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का भी होता है, एनर्जी का भी होता है, टॉर्क का भी होता है, लेकिन वर्क और एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी है। फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो वो
फिजिकली मतलब सेम चीज को रिलेट करेंगी, तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। टॉर्क इज डिफरेंट थिंग, वर्क एंड एनर्जी आर डिफरेंट थिंग। हम टॉर्क को डायरेक्टली वर्क या एनर्जी नहीं बोल सकते। वर्क और एनर्जी इंटर रिलेटेड है, बट टॉर्क इज नॉट सेम एज वर्क। तो कई बार डायमेंशन में जब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो हमको लगता है हाँ यार ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर ये एग्जाम्पल हम ध्यान रखेंगे तो वहां पर हम उसको सोच पाएंगे कि सेम डायमेंशन होने के बाद भी क्वांटिटीज अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं, एक स्केलर हो सकती है, एक वेक्टर हो सकती है। तो ये उसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल हम यहां से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अपनी एग्जाम्पल देखें क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो a particle having mass m is projected with velocity v0 from a point p on a horizontal ground, making an angle theta with horizontal. Find out the torque about the point of projection acting on the particle when it is at maximum height. तो जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे है तो टॉर्क पूछा है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो टॉर्क, तो इस पे क्या लग रहा है, mg फोर्स लग रहा होगा। अब देखो एक तो ये है कि हम इसका आर वेक्टर निकालें, तो आर वेक्टर क्या होगा, पी से इसको जोड़ने वाला आर वेक्टर, और फिर आर क्रॉस एफ करें। नहीं, ऐसा नहीं करना। हमने क्या देखा, वर्किंग फॉर्मूले जनरली क्या यूज करने में, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ या आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। तो फोर्स mg है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गई। तो आर परपेंडिकुलर क्या होता है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस पॉइंट से जिसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। तो ये आर परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब मैक्सिमम हाइट पे जब पार्टिकल है तो जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वहां से जो डिस्टेंस होगी उसकी वो रेंज की आधी हो जाएगी। तो आर परपेंडिकुलर इज रेंज बाय 2 हो जाएगी, और एफ जो है वो एफ mg के बराबर है। रेंज का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, बताया गया था आपको। क्या होता है रेंज का फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो u, यहाँ पे u की जगह v0 दिया तो हम v0 ही यूज कर लें। तो v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब उसका आधा करना है तो 2g आ जाएगा इंटू mg। g से g कट गया। तो दिस इज द टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है अगर हम सही से इसको करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, m v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2। ठीक है, तो मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म यूज की जाती है फोर्स कपल। तो अच्छा, एक डाउट आया पिछले केस में, r/2 कैसे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा सा आप लोग पढ़ा करें जो पहले पढ़ा दिया है, ठीक है ना, बिल्कुल उठ के मत आ जाया करो। तो अगर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में ये देखा है कि सिमेट्री होती है, तो जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है जहां पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, उधर तक ये डिस्टेंस रेंज की आधी होती है और ये भी आधी, मतलब सिमेट्री होती है मिडिल लाइन के अबाउट। इस मिडिल लाइन के अबाउट सिमेट्री होती है। इस हाइट तक, मिडिल हाइट तक जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है यहाँ पे, ये यहाँ पर भी उतनी ही होगी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब पार्टिकल होगा तो कितना हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस आगे बढ़ चुका होगा, रेंज बाय 2 आगे बढ़ चुका होता है। चलो, तो हम बात कर रहे थे फोर्स कपल की। तो कपल का मतलब जो है पेयर। तो फोर्स कपल क्या होता है, यहाँ पे कैसे डिफाइन किया जाता है कि अगर दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, फोर्स कपल। क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, देन इट इज कॉल्ड फोर्स कपल। अब इसकी खास बात क्या है कि इसका नेट फोर्स तो 0 होता है, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल ऑपोजिट है तो नेट फोर्स तो 0 हो गया। लेकिन फिर भी ये क्या करता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और जो टॉर्क है वो हर पॉइंट के अबाउट सेम आता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। देखो नॉर्मली जो फोर्स का टॉर्क है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट है ये O, अब यहां पे हमने एक फोर्स लगाया F, ऐसे कुछ भी, ठीक है, ये ऐसे, या थोड़ा सा इसको मैं ऐसा बना दूं, ये फोर्स लगाया मैंने F। तो अब O पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क आ जाएगा R परपेंडिकुलर इंटू F। लेकिन अगर कोई मैं पॉइंट P ले लूं तो P के अबाउट 0 ही आ जाएगा, क्योंकि फोर्स उस पॉइंट से पास कर जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है कि अगर कोई फोर्स या उसकी लाइन ऑफ एक्शन किसी पॉइंट से पास कर जाती है तो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि R परपेंडिकुलर 0। तो एक फोर्स का टॉर्क इस बात पे डिपेंड करता है कि हम किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, क्योंकि उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है। कपल की खास बात यह है कि कपल का टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट क्या आता है, सेम आ जाता है। ठीक है, और वो किसके बराबर होता है, टॉर्क ड्यू टू कपल, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, दोनों में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस। यहां पे वो डिस्टेंस 2d के बराबर हो गई।
तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो कपल का नेट फोर्स 0 होता है और टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम आता है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में भी हम यूज कर लेते हैं कि जैसे अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है, तो इस पे चार्ज है -q, इस पे चार्ज है +q, और इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो इस पे कितना फोर्स लग जाएगा QE, इस पे कितना लग जाएगा QE। तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसमें नेट फोर्स तो क्या हो जाता है 0, लेकिन नेट टॉर्क आ जाएगा, और वो नेट टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम आ जाएगा। वो किसके बराबर आ जाता है PE sin थीटा, यानी कि P क्रॉस E के बराबर। तो इस तरह से ये सब कॉन्सेप्ट कई जगह पर यूज हो जाते हैं कपल वाले, तो हमें इसका भी आइडिया होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है। तो अगर फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो मान लो फिक्स्ड एक्सिस मतलब कोई भी एक हिंज, हिंज मतलब खूंटी या कील टाइप की, ठीक है। तो अगर फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है तो हम क्या इक्वेशंस यूज करते हैं, इसको प्योर रोटेशनल मोशन भी बोला जाता है, कि सिर्फ रोटेशन हो रहा है बॉडी का। तो अगर इफ आई हिंज इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हिंज या आई एक्सिस या आई बोल दें, टाउ एक्सटर्नल इज टॉर्क अबाउट एक्सटर्नल, टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स अबाउट द हिंज, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेज है उनका टॉर्क है हिंज के अबाउट या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। एल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है बॉडी का, तो एक्सटर्नल टॉर्क किसके बराबर होता है आई इंटू एल्फा के बराबर। टॉर्क किसके अबाउट लेना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट या हिंज के अबाउट। आई भी हिंज के अबाउट या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लेना है इनटू अल्फा। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखनी है कि टॉर्क अबाउट हिंज इज इक्वल टू आई अबाउट हिंज इनटू अल्फा। फिर ऐसे प्योर रोटेशनल मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है बॉडी की, वो किसके बराबर होती है, वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसमें भी आई किसके अबाउट लेना है, हिंज के अबाउट लेना है या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। ओमेगा एंगुलर स्पीड है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमेशा यहाँ लगेंगे, तो ये भी ध्यान रखना है कि मोमेंटम कभी भी सिस्टम का लिखना है वो हमेशा क्या लिख सकते हैं, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऑलवेज मोमेंटम ऑफ सिस्टम कैन बी रिटन लाइक दिस। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम कैन ऑलवेज बी रिटन एज मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, लेकिन रोटेशनल मोशन में जो सेंटर ऑफ मास है, या तो वो कहां लाई करेगा, इस पे लाई कर जाएगा एक्सिस पे, तो एक्सिस पे लाई करेगा तो वो चल ही नहीं पाएगा, उसका एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। या एक्सिस पे नहीं है, जैसे एक दरवाजा है, तो दरवाजे का सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर पे होगा, लेकिन उसकी जो एक्सिस होती है, एक्सिस तो साइड में होती है, ठीक है ना। हिंज तो यहाँ पर है, एक्सिस ये है, तो उस केस में अगर दरवाजा है वो घूम सकता है, तो सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होगा, सर्कुलर। तो अगर हमें फोर्स की इक्वेशन लिखनी है सेंटर ऑफ मास पे, तो सेंटर ऑफ मास का मोशन सर्कुलर जैसा हो सकता है या रेस्ट पे हो सकता है। तो जो फोर्स की इक्वेशन यूज की जाती है वो दो फॉर्म में, या तो एफ सेंट्रीपिटल, एफ टेंजेंशियल। सर्कुलर मोशन में दो तरह के फोर्सेस की हम बात करते हैं, एक सेंटर की तरफ लगने वाला, एक टेंजेंट के अलॉन्ग लगने वाला। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर होता है, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, मास इंटू वी स्क्वायर बाय आरसीएम या ओमेगा स्क्वायर आरसीएम। और टेंजेंशियल फोर्स मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो जरूरत पड़ने पे, अगर फोर्स की वैसे कम जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी फोर्स की तो हमको क्या यूज करनी पड़ेगी, ये नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेकिन सेंटर ऑफ मास क्योंकि सर्कल में मूव कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली हमें फोर्स की इक्वेशंस यूज करनी पड़ती हैं। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं कैसे इन चीजों को हम यूज कर सकते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। तो दे रखा है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l कैन रोटेट इन वर्टिकल प्लेन अबाउट अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस हिंज्ड एट पॉइंट h. Find angular acceleration alpha of the rod just after it is released from initial horizontal position from rest. Calculate the acceleration of point A at this moment. Find alpha and omega when the rod becomes vertical. तो इसको समझो थोड़ा सा क्वेश्चन को। तो देखो, एंगुलर एक्सीलरेशन जो अल्फा है ये किस पे डिपेंड करता है, टॉर्क पे। टॉर्क का फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में किसके अबाउट लेना होता है, हिंज के अबाउट। तो टॉर्क अबाउट हिंज इज इक्वल टू आई अबाउट हिंज इनटू अल्फा। अब देखो, हिंज भी फोर्स लगाती है, ऐसा नहीं कि हिंज नहीं फोर्स लगाएगी, लेकिन हिंज के जो भी फोर्स लगेंगे वो तो हिंज से ही पास कर जाएंगे। और अगर कोई फोर्स किसी पॉइंट से पास कर जाता है तो उसका टॉर्क 0 हो जाता है, तो हिंज के फोर्सेस का टॉर्क हिंज के अबाउट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो इसके अलावा फोर्स बचा वो mg। अच्छा, mg जो है, अब इसमें ऐसा नहीं कि फोर्स कहीं भी लगा सकते हैं। जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं
तो फोर्स को उसके सही पॉइंट पे लगाना जरूरी है। तो mg कहां लगता है? सेंटर ऑफ मास पे लगेगा इस रॉड के। तो mg सेंटर ऑफ मास पे लग गया तो उसकी डिस्टेंस हिंज से कितनी आ जाएगी? L/2। तो टॉर्क अबाउट हिंज इज इक्वल टू I अबाउट हिंज इंटू एल्फा। तो हिंज के अबाउट हिंज के फोर्सेस का टॉर्क तो 0 हो गया, mg का जो टॉर्क है mg इंटू L/2 हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज टॉर्क अबाउट हिंज। टॉर्क किसका देखना है? फोर्सेस का। I अबाउट हिंज, तो एक रॉड का I, रॉड के एंड पॉइंट के अबाउट कितना होता है? ml²/3 इंटू एल्फा। तो L से L कट गया, M से M कट गया, तो एल्फा इज इक्वल टू 3g/2l, ये एल्फा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट दी एक्सीलरेशन ऑफ अ पॉइंट एट दी मोमेंट। कौन सा? एंड वाले पॉइंट, इस पॉइंट ए का। अब देखो कोई भी पॉइंट क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में दो एक्सीलरेशन होते हैं। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है? एल्फा इंटू आर। ठीक है, अब एल्फा कितना है? एल्फा तो 3g/2l आया, निकाला हमने। आर क्या देखना है? हिंज से। हिंज एक तरीके से सेंटर हो जाएगा उस सर्कुलर मोशन का, तो हिंज से या सेंटर से डिस्टेंस उस पॉइंट की, तो वो डिस्टेंस किसके बराबर है? L। तो R जो डिस्टेंस आएगी ए वाले पॉइंट की वो L के बराबर आ गई, दैट इज 3g/2। फिर रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है? ω²r। अच्छा, जब रिलीज किया उस वक्त ओमेगा तो 0 ही है, तो ओमेगा 0 है, R भले L के बराबर हो गया, तो 0 इंटू L करोगे तो 0 ही आ जाएगा। फिर पूछा है जब रॉड वर्टिकल होगी तब क्या ओमेगा और एल्फा होगा? देखो ओमेगा जो है वो हम किससे निकाल सकते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन से। और एल्फा इंस्टेंटेनियस जो है वो एक्सीलरेशन, उस वक्त हम देखेंगे टॉर्क क्या हो जाएगा। तो जब ये रॉड वर्टिकल हो जाएगी तो भी एक तो हिंज के फोर्सेस लग रहे हैं, एक mg फोर्स लग रहा है। अब mg फोर्स जो है वो देखोगे एक्सिस से ही पास कर जाएगा। ठीक है, mg एक्सिस से पास कर जाएगा तो टॉर्क अबाउट हिंज 0 ही हो जाएगा। तो टॉर्क अबाउट हिंज 0 हो जाएगा तो एल्फा भी 0 हो जाएगा। और ओमेगा हम फाइंड करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। तो हमने इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, उसमें मैं एक बार और समझा दूंगा, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने एल्फा निकाल लिया 3g/2l, एक्सीलरेशन निकाल लिया ए पॉइंट का, ये टेंजेंशियल आ गया, ये रेडियल आ गया। अब एनर्जी कंजर्वेशन कैसे यूज कर रहे हैं कि जब ये रॉड ऐसे वर्टिकल हो गई तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए सारे मास को कहां मान सकते हैं? सेंटर ऑफ मास पे, उसका भी ध्यान रखना है। तो हम क्या कर रहे हैं? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है, तो सेंटर ऑफ मास वर्टिकली कितना नीचे आया? L/2। तो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो गई? mg L/2। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो जब ऐसे फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² नहीं लेनी है, ध्यान रखना है, हाफ I ω²। यही सब चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, हम हाफ mv² ले लेते हैं कई बार। अब इसको सॉल्व करेंगे, I को ml²/3 रख के, तो ओमेगा आ जाएगा √3g/2l। ठीक है, तो ये हमको इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, समझ आया? और ये क्या आया? ml²/3 कैसे आया? यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वही हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पढ़े हैं, तो आपको याद होने चाहिए, अगर नहीं है तो एक बार उनको याद कीजिए। और वही मैं बता रहा था कि कॉमन हमें याद रखने, और फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस हम करें तो हम देखें कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादातर यूज हो रहे हैं, वैसे हम लिखेंगे। ये mg L/2 कैसे आया? ये हमने क्या लिखा? लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए सारे मास को सेंटर ऑफ मास में मान सकते हैं, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो वर्टिकली कितना नीचे आया सेंटर ऑफ मास? तो वर्टिकली L/2 नीचे आया, तो इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी, या ऐसा बोल सकते हैं लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? mg L/2। इट इज इक्वल टू गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। तो जैसे हमने इक्विलिब्रियम पहले भी डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स 0। लेकिन पहले हमने उन सिस्टम्स की बात की थी जो सिर्फ चल सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, घूम नहीं सकते, रोटेट नहीं कर सकते। तो अगर सिस्टम सिर्फ ट्रांसलेट कर सकता है, रोटेशन की हम बात नहीं कर रहे, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर सकता है तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए और नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? जिसमें नेट फोर्स 0 हो जाए और नेट टॉर्क भी 0 हो जाए। और अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो इसका मतलब है
हर फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक और फोर्स होगा जो उस फोर्स को कैंसिल कर रहा होगा, यानी फोर्सेस आपस में एक दूसरे से कपल फॉर्म कर रहे होंगे। और हमने क्या देखा था, कपल का टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है। तो अगर नेट फोर्स जीरो है और टॉर्क इसी एक पॉइंट के अबाउट भी जीरो हो गया तो हम ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो हमें हर जगह चेक करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो देखना है और टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट जीरो होगा। किसी एक पॉइंट के अबाउट भी हमने जीरो अगर देख लिया तो ऑटोमेटिकली हर पॉइंट के अबाउट जीरो वो हो जाएगा। तो इसको कैसे यूज करते हैं, एक एग्जांपल से हम इसको भी समझते हैं जल्दी से। तो देखो, जैसे एक रॉड है, इसकी लेंथ है L, मास है M, दो रस्सियों से टंगी हुई है, एक रस्सी एंड पे बंधी हुई है, एक एंड से L/4। तो हमने पूछा टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। अब देखो इस पे क्या फोर्स लग रहे होंगे, एक ये वाली टेंशन लग गई ऊपर, एक ये वाली टेंशन लग गई ऊपर, T1 T2, एक इसका वेट कहां लगेगा, वो ध्यान रखना हमेशा सेंटर पे लगेगा। तो नेट फोर्स जीरो करेंगे, तो F नेट जीरो करेंगे तो T1 ऊपर लग गया, T2 ऊपर लग गया, mg नीचे लग गया, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg आ जाएगा। अब टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट जीरो होगा, तो हम किसी भी एक पॉइंट के अबाउट देखें, जैसे इस ए पॉइंट के अबाउट देख लें, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए को हम जीरो करें तो अब देखो T1 ए से ही पास कर जाएगा, तो T1 का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। mg जो है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, L/2, तो mg का टॉर्क कितना आ गया, mg L/2। ठीक है, mg इंटू L/2। अच्छा, इसमें भी डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि ए पॉइंट के अबाउट, मतलब ए को अगर मैं फिक्स मानूं तो mg कहां घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज, लेकिन T2 कहां घुमाने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैंने mg के टॉर्क को पॉजिटिव ले लिया तो T2 का टॉर्क नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस T2 और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस L माइनस L/4, 3L/4 हो जाएगी, तो T2 इंटू 3L/4, दिस शुड बी जीरो। तो एक L से L कट गया, 2 से 2 काटोगे बचेगा 2, तो T2 कितना आ जाएगा, तो T2 इज इक्वल टू 2mg/3 आ जाएगा। तो T2 2mg/3 आ गया। इक्वेशन 1 का यूज करेंगे तो T1 इज इक्वल टू mg माइनस T2 है, T2 2mg/3, तो mg माइनस 2mg/3 दैट इज mg/3, ये T1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। टॉर्क अबाउट ए जीरो क्यों है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रॉड इक्विलिब्रियम में। तभी हमने देखा इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही है कि बॉडी पे नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट जीरो होना चाहिए। वो ए के अबाउट भी जीरो होगा, अगर हम कोई पॉइंट बी मान ले, बी के अबाउट भी जीरो होगा, सेंटर के अबाउट भी जीरो होगा, हम किसी भी लेकिन एक पॉइंट के अबाउट इक्वेशन लिखेंगे तो सफिशिएंट है। हाँ, कभी वेरिएबल ज्यादा हो गई, इक्वेशन कम पड़ गई, तो हम ए के बाद बी पॉइंट के अबाउट भी इक्वेशन लिख सकते हैं। मतलब जितनी वेरिएबल एक्स्ट्रा है उतनी इक्वेशंस लिखी जा सकती हैं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही है कि हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क बॉडी का क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या है कि अगर कोई भी पार्टिकल है उसका लीनियर मोमेंटम है p और उसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, तो एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। अब इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसको क्या लिख सकते हैं, rp sin थीटा। और जैसे हमने टॉर्क में देखा था वैसे ही अगर मैं p को एक्सटेंड करूं, मतलब मोमेंटम वाली लाइन को एक्सटेंड करूं, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। इधर से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला तो ये डिस्टेंस r परपेंडिकुलर हो जाएगी, विच इज इक्वल टू r sin थीटा। तो मैं r परपेंडिकुलर इंटू p लिख सकता हूं, जहां पे r परपेंडिकुलर किसके बराबर है, r sin थीटा। या इसको मैं p परपेंडिकुलर बोल सकता हूं, p का अगर कंपोनेंट करता हूं तो l पर जो है p परपेंडिकुलर इंटू r, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये सिमिलर है जैसे हमने उसके लिए देखा था टॉर्क के लिए। ठीक है, जैसे अब एक क्वेश्चन देखें कि एक पार्टिकल है m मास का u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी इनिशियल डिस्टेंस डी, किसी भी टाइम पर जैसे पार्टिकल यहां पहुंचा टाइम पर तो उसका मोमेंटम तो mu होगा। अब इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अब इसको देखा r वेक्टर तो बदलता जाएगा हर टाइम पे, जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ रहा है r वेक्टर विल चेंज। तो अगर हम वैसे देखें तो r क्रॉस p होता है, थोड़ी मेहनत हो जाएगी, हमें किसी भी टाइम पे r वेक्टर निकालना पड़ेगा, उसका क्रॉस लेना पड़ेगा p से। या वर्किंग रूल क्या होता है या फॉर्मूला ज्यादातर प्रैक्टिकली हम क्या यूज कर लेते हैं, r परपेंडिकुलर इंटू p या r इंटू p परपेंडिकुलर। तो भले पार्टिकल आगे जा रहा है लेकिन इसकी जो मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन है वो तो यही है, लाइन ऑफ एक्शन। इस लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस o पॉइंट से वो हमेशा फिक्स रहेगी, भले पार्टिकल चलता जा रहा है लेकिन
ये डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगी, मतलब दिस डी इज आर परपेंडिकुलर, तो आर परपेंडिकुलर इज डी, और मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है एम यू, तो यह रहेगा एम यू डी के बराबर। और डायरेक्शन देखेंगे आर क्रॉस पी से, तो आर वेक्टर एक्चुअली ये डायरेक्शन में है, पी वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो आर क्रॉस पी कहां की तरफ आ जाएगा, इनसाइड दी प्लेन ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। अगर वो तो क्या हुआ, एक पार्टिकल के लिए हुआ, अगर एक रिजिड बॉडी किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, आई उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा उसका एंगुलर स्पीड। ये वैसे ही है जैसे लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हमने ऑलरेडी देखी थी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, और इसको भी एल स्क्वायर बाय 2 आई लिख सकते हैं। जैसे हमने देखा था लीनियर मोमेंटम की टर्म में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, पी स्क्वायर बाय 2m, वैसे ये एल स्क्वायर बाय 2 आई लिखी जा सकती है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इस पे काफी सवाल आते हैं। तो टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, जैसे फोर्स होता है डीपी बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वैसे टॉर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और अगर टॉर्क जीरो हो गया किसी सिस्टम पे तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व होना पड़ेगा, तो यही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहलाता है कि अगर किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाएगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, और टॉर्क बेसिकली जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। फिर ऐसे इम्पल्स टॉर्क का भी निकाला जा सकता है, जैसे फोर्स का इम्पल्स होता है इंटीग्रल एफ डी टी, और चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। ऐसे टॉर्क का इम्पल्स होता है इंटीग्रल टाउ डी टी, और वो किसके बराबर होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ये डेल्टा आई एल है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, या डेल्टा आई जो बोला हुआ बेसिकली डेल्टा एल से हम डिनोट करते हैं ज्यादातर, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है कि रोटेटिंग टेबल हैज एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एक रोटेटिंग टेबल है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। एक पर्सन है m मास का जो सेंटर पे खड़ा हुआ है टेबल के, और वो चलकर कहां चला जाता है, r डिस्टेंस चल के, मतलब रेडियल डायरेक्शन इधर रिम पर आ जाता है उसके, तो अब क्या ओमेगा हो जाएगा फाइनली। अगर वो पर्सन के चलने से क्या हुआ, आई तो चेंज होगा नहीं टेबल का, लेकिन टोटल आई चेंज हो जाएगा। जब पर्सन सेंटर पे है तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। तो इनिशियली I1 ओमेगा, ये एंगुलर मोमेंटम है, पर्सन का कुछ नहीं है, टेबल का है। फाइनली टेबल का तो उतना ही रहेगा I1, लेकिन पर्सन जो है सेंटर से r डिस्टेंस चल गया, तो सेंटर से r डिस्टेंस चल गया तो पर्सन का भी एंगुलर मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रोल आ जाएगा, मास और उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू ओमेगा डैश। तो यहां से हमको ओमेगा डैश निकालना था, तो ओमेगा डैश निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश आ जाएगा I1 ओमेगा अपॉन I1 प्लस mr स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन की। तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन, अगर बॉडी क्या करती है, चल भी रही है और घूम भी रही है, तो फिर उसको क्या बोला जाता है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ऐसे मोशन को डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बॉडी में किस जैसे कोई भी एक कन्वीनियंट पॉइंट, जनरली सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बॉडी का रोटेशन जैसा देख लेते हैं, और सेंटर ऑफ मास का क्या देखते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन देखते हैं, और अकॉर्डिंगली हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हमें सी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, तो सी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, तो सेंटर के रिस्पेक्ट में ये बॉडी घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो ओमेगा आर सी वाले पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ओ, बी वाले पॉइंट की भी देखेंगे तो ओमेगा आर हो जाएगी, कहां होगी, टेंजेंट के अलोंग जो सर्कुलर मोशन में होती है, और सेंटर की ऐड कर देंगे वेक्टर एडिशन, तो ये ऐसे ऐसे ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम हर पॉइंट की वेलोसिटी बता सकते हैं, जरूरत पड़ने पे एक्सीलरेशन बता सकते हैं। अब इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है प्योर रोलिंग का। तो प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है, प्योर रोलिंग मींस देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द रोलिंग बॉडी एंड द सरफेस ऑफ कांटेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो प्योर रोलिंग क्या होती है, जब
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, यानी कि पॉइंट ऑफ मोशन पे नेट वेलोसिटी और नेट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो है। तो जो बॉडी घूम रही है तो इस नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी रोटेशन के कारण पीछे की तरफ ओमेगा आ रहे ट्रांस और सेंटर की वी ऐड करेंगे ये। अब इसकी नेट वेलोसिटी जीरो करनी है तो v माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो ये ऐसे कंडीशन आ जाती है प्योर रोलिंग की। और अगर इसका एसिलरेशन और एंगुलर एसिलरेशन भी होगा a और अल्फा, तो फिर a इज इक्वल टू अल्फा आर। ये कंडीशन प्योर रोलिंग में यूज हो जाती है। ठीक है। अब अगर जनरल मोशन हो रहा है रिजिड बॉडी का, ट्रांसलेशनल रोटेशनल, उसमें क्या इक्वेशंस काम आती हैं? तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज आईसीएम अल्फा। इसमें अब टॉर्क की इक्वेशन किसके अबाउट ली जाती है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए सी एम। ठीक है। उसके बाद मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये थोड़ी सी दो इंपॉर्टेंट और नई चीजें जो ध्यान रखना है कि एंगुलर मोमेंटम और ये कि अगर बॉडी का ट्रांसलेशनल और रोटेशनल हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में दो रोल आएंगे। तो हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। कई बार क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कितना पार्ट रोटेशन का होगा, कितना काइनेट ट्रांसलेशन का, ये कहलाती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ये वाला पार्ट कहलाता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर बॉडी रोटेट भी कर रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका रोटेशन माना जाता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर। और सेंटर ऑफ मास को चलता हुआ हम मानते हैं, उसके कारण ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वीसीएम स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास तो आईसीएम ओमेगा आएगा, लेकिन किसी भी जनरल पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है? एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ए। तो आईसीएम ओमेगा प्लस आर क्रॉस एम इंटू वीसीएम। मतलब सेंटर ऑफ मास के ऊपर तो आईसीएम ओमेगा, और सेंटर ऑफ मास को हम चलता हुआ माने वीसीएम वेलोसिटी से, तो आर क्रॉस पी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। मतलब सेंटर ऑफ मास को एक पॉइंट मास मानते हुए उसका एंगुलर मोमेंटम हम लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि एक स्फेरिकल बॉल रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशन। तो अब इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? तो रोटेशनल एनर्जी हो जाएगी हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ आईसीएम, स्फेरिकल बॉल है तो आईसीएम क्या हो जाएगा? 2/5 mr स्क्वायर। और प्योर रोलिंग है तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। ठीक है, तो ओमेगा को v बाय आर लिख सकते हैं, तो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये हो जाएगा। तो फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल इज हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशन इज 2 से 2 घट गया, कितना आ गया? 1/5 एम वी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 एलसीएम आ जाएगा, तो 7/10 एम वी स्क्वायर। अब फ्रैक्शन ये कितना आया था? एम वी स्क्वायर बाय 5, और ये फ्रैक्शन, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एम वी स्क्वायर बाय 5 डिवाइडेड बाय ये, तो एम वी स्क्वायर बाय 5 डिवाइडेड बाय 7/10 एम वी स्क्वायर। ये कट जाएगा, 5 से 10 कटेगा 2, तो 2/7 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस वे वी कैन राइट इट। उसके बाद अगर इंक्लाइंड सरफेस पे रोलिंग हो रही है तो इसमें भी हम इक्वेशन यूज करके रिजल्ट्स जो आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है कि अगर कोई भी स्फेरिकल बॉडी, सर्कुलर बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पे रोल कर रही है तो उसका एक्सीलरेशन आ जाएगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। एन स्क्वायर क्या होता है? k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, या मैं इसको अलग से भी लिख दूं, तो a इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ICM अपॉन mr स्क्वायर, या ICM को अगर हम m के स्क्वायर बोले तो ये आ जाएगा। और जो फ्रिक्शन है ये आ जाता है mg sin थीटा अपॉन mr स्क्वायर बाय ICM प्लस 1। इस तरह से फ्रिक्शन लिखा जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है, ये भी काम आता है। तो रिजल्ट्स याद रखोगे, इतना सफिशिएंट है इसके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अभी इसको हम छोड़ रहे हैं, इसको आप बाद में देख लेना जब आपको स्लाइड मिलेगी, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एक और चीज की कंपैरिजन थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में कंपैरिजन क्या होता है। तो जैसे फोर्स dp बाई dt होता है, टॉर्क होता है dl बाई dt। dl बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
फोर्स m में आ जाता है, इसी टॉर्क आई अल्फा आ जाता है। लीनियर मोमेंटम mv होता है, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा हो जाता है। लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। वर्क डन एफ डॉट एस होता है, यहाँ पर टाउ डॉट थीटा हो जाता है, या इंटीग्रल एफ डॉट डी एस होता है, तो यहाँ पे इंटीग्रल टाउ डी थीटा हो जाता है। पावर एफ डॉट वी होती है, यहाँ पे टाउ डॉट ओमेगा हो जाती है। वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो यहाँ भी वही होता है, बस काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। लीनियर इंपल्स क्या होता है, इंटीग्रल एफ डी टी होता है, यहाँ पे इंटीग्रल टाउ डी टी होता है। तो ऐसे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन को हम आपस में रिलेट कर सकते हैं, उनके रिजल्ट्स इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया रोटेशनल मोशन का। थोड़ा जल्दी करना पड़ा क्योंकि समय कम था और कंटेंट ज़्यादा था। बाकी प्रैक्टिस करेंगे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में, कोशिश करेंगे कि कुछ भी जो डाउट्स हैं आपके उनको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस करके देखेंगे इन चीज़ों को कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है।